गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे टॉपिक जो है वो रिटेल स्ट्रेटजी से रिलेटेड है और जिसको ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। प्राइस स्ट्रेटजी बेसिक टॉपिक है ये हमारा। इसमें जो पीपीटीज मैंने शेयर की है, इसमें जो मैं टॉपिक कवर करूँगी वो टॉपिक रहेंगे आपके रिटेल प्राइस स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव इन प्राइसिंग, फैक्टर अफेक्ट द रिटेल प्राइस स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग ए रिटेल प्राइस स्ट्रेटजी। फर्स्ट टॉपिक है आपका रिटेल प्राइस स्ट्रेटजी होता क्या है। प्राइस स्ट्रेटजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में जब आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो एक प्राइस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। क्योंकि हम लोग डेवलपिंग फेज़ पे हैं, इंडियन पीपल जितने भी हैं वो क्वालिटी को छोड़कर क्वांटिटी फोकस्ड होते हैं और यू कैन से दैट कि वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। जितनी ज़्यादा उनको चीपेस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं प्रोडक्ट्स, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और कन्विंस होते हैं। मीन्स वो वैल्यू सेटिस्फैक्शन मांगते हैं कि जितना आपने पे किया है उसके कंटेक्स्ट में आपको मिल भी रहा है या नहीं। तो इंडियन मार्केट को देखते हुए एक रिटेलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे सेटल करें। तो उसी के ऊपर ये टॉपिक है ये रिटेलर प्राइस इन्फ्लुएंस द क्वांटिटीज़ ऑफ वेरियस आइटम दैट कंज्यूमर विल बाय। कभी भी प्राइस के अकेला नहीं डिसाइड हो जाता, उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो उसको डिसाइड करते हैं। फर्स्ट तो क्वांटिटीज़ ही है कि आप कितनी क्वांटिटी दे रहे हो इतने प्राइस में, विच इन टर्न विल अफेक्ट टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। डेफिनेटली प्राइस का इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पर पड़ता है और एक प्राइसिंग डिसीजन ही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी सक्सेस पे डिपेंड करता है, रिटेल की सक्सेस पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन प्राइसिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग डिसाइड करने के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपना डिज़ायर रिटर्न मिल जाता है, मीन्स रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिज़नेस ऐसा है जो नहीं है जो बिज़नेस बिना कैपिटल इन्वेस्ट के स्टार्ट किया गया, इसमें कुछ ना कुछ कैपिटल क्या की हुई है, इन्वेस्ट की हुई है, तो उसको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसमें प्राइस सेटल नहीं करोगे, आप अपने रिटर्न सेटल नहीं करोगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तब तक आप अपने डिसीज़न को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न फाइंड आउट करना है। दूसरा, आप प्राइस सेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है मीट द कंपटीशन। आप फ्री में जब कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी भी वैल्यू नहीं है। तो आजकल का जो टाइम है कॉम्पिटिटिव टाइम है, सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है अगर आप प्रोडक्ट्स में की प्राइसिंग को अपने कंपटीशन की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेट नहीं कर रहे हो। जब भी कॉम्पिटिटर्स की टैक्ट्स को देखते हुए आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। टू सिक्योर टारगेट मार्केट शेयर। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट शेयर अपना इंक्रीज करना। मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं। शेयर का मतलब ये होता है कि अगर 100% में से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। मीन्स 20 लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करते हैं, तो आपका 100 में से 20% मार्केट शेयर है। इस तरीके से धीरे धीरे अगर आपके कस्टमर बढ़ते चले जाते हैं, आपका मार्केट शेयर भी क्या होता चला जाता है, इंक्रीज। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्राइसिंग सेट करते वक्त कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, मुझे ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो मैं अपनी प्राइसिंग उसी अकॉर्डिंग सेट करूँगा ताकि मेरे कस्टमर उस प्रोडक्ट को आराम से ख़रीद सकें। मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट तो है ही, सभी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो सर्वाइव ही इसी बेस पे कर रहा है कि लॉन्ग टर्म जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव ही यही है कि उनकी प्रॉफिट अर्न करना होता है। टू मैनेज कैश फ्लो। बिना पैसों के तो कोई बिज़नेस चल ही नहीं सकता। आपका पैसा अगर क्रेडिट में फंसा हुआ है तो आप अपने बिज़नेस को स्मूथली नहीं चला सकते हो, ना सैलरी दे सकते हो आपको, ना रेंट पे, अगर रेंट पर बिल्डिंग लेकर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो ना रेंट पे कर सकते हो, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हो। इस तरीके से धीरे धीरे जितने भी रूटीन के एक्सपेंसेस आपको मीट आउट करने होते हैं तो वो कैश होना बहुत ज़रूरी है। टू सर्वाइव ड्यूरिंग क्राइसिस का मतलब यहाँ पर क्या है, जब बिज़नेस के साइकिल से है, मंदी आ जाती है, स्लम्स आ जाते हैं, लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस पर मिनिमाइज लॉसेस करने के लिए आप प्राइस को
द प्राइस में फॉल बिलो टोटल कॉस्ट बट नॉट बिलो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट तो लेते ही हो, वेरिएबल कॉस्ट से नीचे कभी भी प्राइस सेट नहीं होता है। यह कहने का मतलब है कि अगर एक टोटल कॉस्ट अगर किसी प्रोडक्ट की 5 रुपीज़ है और जिसमें 2 फिक्स्ड कॉस्ट है और 3 वेरिएबल कॉस्ट है, तो कभी भी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस 3 से नीचे नहीं रखोगे, मीन्स वेरिएबल कॉस्ट तो गेन करोगे ही करोगे। टू बिल्ड एंड मेंटेन इमेज ऑफ द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इमेज प्राइस पे डिपेंड करता है कि इमेज सेट होती है कि या तो ये कैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रिटेल प्राइस स्ट्रैटेजी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिटेल की प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक रिटेलर्स को ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी प्रोडक्ट की प्राइस को सेटलमेंट करना। द फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है आपकी, कॉस्ट। कॉस्ट को डिवाइड किया गया है, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। कॉस्ट फिक्स्ड मीन्स आपको पे करनी ही पड़ेगी, वेरिएबल जो आपके प्रोडक्शन के साथ वेरी होती चली जाती है। जैसे रेंट इज़ ए फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल क्या है, जैसे जैसे अगर आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो या फिर आप लेबर यूज़ कर रहे हो, ये एक लेबर कैसी कॉस्ट है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, प्रोडक्ट डिमांड। प्रोडक्ट की डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप रेगुलर डिमांडेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो उसकी अगर आप प्राइस बढ़ा भी दे जाते हो तो भी कोई ज़्यादा सेल पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत जल्दी से कम हो जाती है, मीन्स उसके क्लॉज सब्सिट्यूट इतने हैं, जैसे आप टूथपेस्ट की एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप कोलगेट्स की प्राइस बढ़ा दोगे तो कब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट स्विच कर जाएगी क्लॉजर की तरफ। तो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट में आप प्राइस एकदम से चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि उनकी डिमांड में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इन इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड का मतलब यह है कि डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आता, कितना मर्जी प्राइस चेंज कर दो तो आप उसके प्राइसेस आसानी से मार्केट में बढ़ा सकते हो। मार्केट कंपटीशन एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन रहती हैं। अगर आप मोनोपोली में जी रहे हो, मोनोपोली मतलब आप अकेले प्लेयर हो इस मार्केट के अंदर, कोई आपका कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो आप प्राइस मेकर हो, मीन्स आप प्राइस अपने खुद डिसाइड कर सकते हो उस प्रोडक्ट के। अगर आप एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जी रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होती है जहाँ पर सारे आप जैसे हैं और आप जैसे ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जहाँ पर सेलर भी बहुत ज़्यादा हैं और क्लॉज सब्सिट्यूट है, आपके बिल्कुल सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप प्राइस मेकर ना होकर प्राइस टेकर, मतलब जो प्राइस डिसाइड हो जाता है उसी को ही प्राइस आपको लेना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस को सेट करना पड़ता है। इंटरमीडिएटरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंटरमीडिएटरीज वो होता है जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को आप कह सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन चेन कैसी है, अगर आपका प्रोडक्ट सीधा ही डायरेक्ट आपके मैन्युफैक्चरर के से आपके पास आ जाता है, नोट कोई इंटरमीडिएटरीज है कम है बहुत ज़्यादा, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर इंटरमीडिएटरीज बहुत ज़्यादा हैं तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, हर लेवल पर क्या हो जाएगा, अपना प्राइस या अपना प्रॉफिट का इम्पैक्ट पड़ता है उस प्रोडक्ट के ऊपर और उसका सारा अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कंज्यूमर को ही क्या करना होता है, प्राइस को पे करना पड़ता है और वही देखता है कि वो जो पे कर रहा है उससे उसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस को सेट करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है रिटेलर के लिए। तो उसके साथ जब आप सेट कर रहे हो तो उसकी फ़िज़िकल फीचर्स को ही नहीं देखना, उसके इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स को भी देखना है कि ब्रांड नेम क्या है, कंपनी की रेपुटेशन क्या है, पैकेजिंग क्या है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो इतनी मनी उसके लिए पे कर देंगे या नहीं कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट से देखनी होती हैं। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग मिक्स इज़ व्हाट, 4P इज़ व्हाट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये 4Ps की पॉलिसी भी रिटेलर्स को माइंड में रखनी पड़ती है। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस, कभी भी रिटेलर ऐसे प्राइस फिक्स नहीं कर देता है, उसे क्या देखने पड़ेंगे, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे क्या रूल रेगुलेशंस में बांध रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है कंज्यूमर को। अगर प्रोटेक्ट कर रखा है कंज्यूमर को तो आप उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं, अनचाहे प्रोडक्ट के प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट है, पेरिशेबल का मतलब है जल्दी नष्ट हो जाता है,
जैसे दूध एंड ब्रेड, ये बहुत पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, ये 2 या 3 दिन की लाइफ होती है, इसके बाद वो वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप इनके प्राइसेस ज़्यादा रखेंगे तो लोग इनकी डिमांड नहीं करेंगे, तो आपको इसके प्राइस पहले से ही प्रोडक्ट के क्या रखने पड़ेंगे, नॉर्मल रखने पड़ेंगे। कुछ और फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं प्राइस। अगर आप अच्छी लोकेशन में हैं तो आप प्राइस ज़्यादा ले सकते हो, स्टोर आवर्स ज़्यादा रख रहे हो, ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस अच्छी दे रहे हो, आपकी प्रेस्टीज अच्छी, आपकी और एटमॉस्फेयर अच्छा है, काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करने में। नेक्स्ट है डेवलपिंग ए रिटेल प्राइस स्ट्रेटजी। मोस्ट एंड लास्ट, आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही है ये आपका। ऑब्जेक्टिव, प्राइस पॉलिसी, प्राइस स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस स्ट्रैटेजी, प्राइस एडजस्टमेंट। ये एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के 5 स्टेप हैं जो मैं 1 बाय 1 आपको डिस्कस करूँगी। फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो किसी भी प्रोसेस का एक फर्स्ट एलिमेंट होता ही है। कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख कर ही बनाई जाती है। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी रिटेलर का ये भी हो सकता है कि उसे अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। तो ऑब्जेक्टिव इज़ ए फर्स्ट स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशंस की एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है प्राइसिंग पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप प्राइस पॉलिसी को डिटरमाइन करते हो। जैसे इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेल को इंक्रीज़ करना है, तो आप 2 पॉलिसी बना सकते हो प्राइस को। प्राइस पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी भी हो सकती है, स्कीमिंग प्राइसिंग भी हो सकता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी वो होती है जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, पेनिट्रेट कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो आप कम रेट में भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो। और स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी होती है मलाई उतार लेना, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के साथ मार्केट में एंटर करना। नेक्स्ट है प्राइस स्ट्रैटेजी। ये स्टेप चल रहे हैं प्राइस रिटेलिंग प्राइस स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के। तीसरा स्टेप है क्या आपका, प्राइस स्ट्रैटेजी। प्राइस स्ट्रैटेजी अफेक्ट बोथ द मार्जिन एंड पोजिशनिंग ऑफ ए रिटेलर। दोनों चीज़ों को अफेक्ट डालता है, मार्जिन को भी और एक रिटेलर की पोजीशनिंग को भी। काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो फॉलो करके, कुछ स्ट्रेटजी मैंने आपको अर्लियर भी डिस्कस की थी, जैसे कि पेनिट्रेशन की है, रिटेल फॉर्मेट को डेवलप करने की है, डाइवर्सिफिकेशन की है। कभी भी स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेट की जाती है उसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर्स को फोकस किया जाता है। कुछ इंटरनल होते हैं और कुछ क्या होते हैं आपके एक्सटर्नल होते हैं। और बेसिकली जो है 2 प्राइसेस स्ट्रैटेजी को फोकस रखा जाता है, एक कॉस्ट ओरिएंटेड होती है और एक डिमांड ओरिएंटेड होती है। कॉस्ट ओरिएंटेड में आपको पहले से ही है कि आप जितना खर्चा कर रहे हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को, और उसमें अपना मार्जिन ऐड कर दो, तो वो आपकी कौन सी पॉलिसी हो जाएगी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी। दूसरा आपकी डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। डिमांड ओरिएंटेड में काफ़ी सारे तरीके से आप प्राइसिंग को डिसाइड कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग, बैकवर्ड प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, लेडर प्राइसिंग, काफ़ी सारे प्राइसेस हैं। पेनिट्रेशन, साइकोलॉजिकल, और जिसके बेस पर आप डिसाइड करते हो। डिमांड बेसिकली क्या है, डिमांड एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें आप डिमांड के हिसाब से आप स्कीमिंग भी कर सकते हो। मींस क्या है कि ज़्यादा हाई प्राइस पर आप एंटर कर सकते हो। डिमांड अच्छी है तो आप प्राइस क्या कर सकते हो, उसके हाई भी रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस स्ट्रैटेजी। 4th स्टेप है आपका इम्प्लीमेंटेशन करना, कि आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो प्राइस स्ट्रैटेजी को। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो 1 बाय 1 मैं आपको डिस्कस करूँगी। फर्स्ट है आपका कस्टमरी प्राइसिंग। जब भी कोई रिटेलर प्राइस को सेट करता है अपने प्रोडक्ट्स की, तो वो ऐसे मेंटेन करके रखता है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो अपने प्राइस को फिक्स करता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग चलता है, तो आप उसको कस्टमरी प्राइसिंग बोलते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मूवी टिकट्स की प्राइसिंग कस्टमरी बेस्ड होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। फूड मेनू ऑफ रेस्टोरेंट, प्राइस ऑफ गेम्स, ये सारे क्या हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग है।
जितने ज़्यादा हावी कस्टमर होते चले जाते हैं, प्राइसेस क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होते चले जाते हैं। दूसरा है आपका ओड प्राइसिंग। ऑड प्राइसिंग वो होती है जब आप ओड नंबर में प्राइसिंग को सेट करें। जैसे कोई 50 रुपीज़ की चीज़ थी, आपने उसको 49 में ऑफ़र कर दिया। कोई 70 रुपीज़ की चीज़ थी, उसको 69 में ऑफ़र कर दिया। कोई 100 की चीज़ थी, उसको आपने 99 में ऑफ़र कर दिया। जब ओड फॉर्म में या ओड नंबर में रिटेलर प्राइस सेट करता है तो उसे ओड प्राइसिंग बोलते हैं। मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग। मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग का मतलब यह है कि जब आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हो और आपने काफ़ी सारी यूनिट्स लगा रखी हैं, इसमें रिटेलर जब अपनी प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग को सेट करता है तो वो इंडिविजुअल बेस पर सेट नहीं करता। जैसे प्राइस ऑफ ग्रॉसरी आइटम, पूरी ग्रॉसरी आइटम आप डिटेल कर रहे हो तो डील कर रहे हो तो उसके बेसिस पर जितनी यूनिट्स हैं आप, जैसे ग्रॉसरी के आइटम्स अलग हैं, क्लॉथ्स के अलग हैं, तो मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग के हिसाब पर आप करते हो। जैसे ग्रॉसरी में कुछ दाल के रेट्स कुछ अलग होते हैं, राइस के रेट्स में भी वैरायटीज़ होती हैं, तो इन ऐसे प्राइसिंग पॉलिसीज़ को हम मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइस लाइनिंग पॉलिसी। प्राइस लाइनिंग पॉलिसी भी एक स्ट्रैटेजी है। दिस प्राइसिंग इज़ डन आफ्टर कंसिडरिंग द टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। प्राइस लाइन डिसाइड किया, किस बेस पर किया? पहले खर्चा कितना आया, मीन्स टोटल कॉस्ट कितनी आई, फिर आपने उसमें देखा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्राइस लाइनिंग का मतलब ये है कि अगर आप एक, जैसे कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट मिक्स में बेच रही है, जैसे उस प्रोडक्ट HUL का एग्जांपल ले लेते हैं। HUL के क्या होते हैं आपके पास? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉश भी है, शैम्पू भी है, सोप भी है, क्रीम भी है, तो प्रोडक्ट लाइन है उनकी एक। तो बेसिकली इस प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ प्राइस लाइंस में। फिर डिसाइड करता है एक रिटेलर अपर लिमिट ऑफ प्राइस एंड लोअर लिमिट ऑफ प्राइस, मींस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लाइनिंग मतलब यह है कि आप 500 से इस प्रोडक्ट, इस रेंज में आपके 100 to 500 तक के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आपको 100 से स्टार्टिंग है और 500 तक के प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आप एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देते हो और अपर और मिनिमम लाइन सेट कर देते हो, तो उस टाइप की प्राइस स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं? प्राइस लाइनिंग स्ट्रेटजी। आफ्टर दैट डिफरेंट प्राइस आर बीइंग सेट विद इन दैट अपर लिमिट, सच पॉलिसी हेल्प रिटेलर एंड कस्टमर बोथ। नेक्स्ट है आपका वन प्राइस पॉलिसी, यानी कि फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी। जब customers are divided into different classes and class of customer is changed at uniform rate for the same product, means क्या करें, एक प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट्स ना क्रिएट करो, तो ज़्यादातर क्या कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ मूवी टिकट्स आर फिक्स्ड इन डिफरेंट रेंजेस। जैसे आप क्या करते हो, रेंजेस में डिसाइड करते हो। अगर आप बालकनी सीट्स लेते हो तो उनके रेंजेस अलग हैं। अगर आप फ्रंट की सीट्स लेते हो, बैक की सीट्स लेते हो, तो उनकी मूवी टिकट्स के रेट क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कस्टमर के बेस पर प्राइस को, मूवी टिकट्स को क्या कर देते हो, डिफरेंट रेंज में फिक्स्ड कर देते हो, रेंज अलग कर देते हो। हाई लो प्राइसिंग, इस पर प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता है कि आप डिफरेंट प्राइसेस प्रोवाइड करते हो। हाई प्राइस प्रोडक्ट फॉर देयर स्पेशलिटी एंड लो प्राइस प्रोडक्ट फॉर देयर क्लियरिंग देयर स्टॉक। जब आपको लगता है कि कोई स्पेशल और क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसकी हम प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं, और कोई ऐसा कन्वीनियंट प्रोडक्ट है जिसका स्टॉक आप क्लियर करना चाहते हो तो आप उस प्रोडक्ट के प्राइस क्या रख लेते हो, कम। कभी कम हो रहा है तो कभी ज़्यादा हो रहा है, तो ये कौन सी पॉलिसी है आपकी, हाई लो प्राइसिंग पॉलिसी। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग भी सेम ही है, इसमें चेंज करता रहता है प्राइसेस अकॉर्डिंग टू कॉस्ट और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ही डिमांड कम होने लगी प्राइसेस भी क्या कर दिए, कम कर दिए। जैसे ही डिमांड बढ़ने लगी प्राइसेस भी क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, हैप्पी हार्स मील लेते हो, अच्छे तो प्राइसिंग, दिस प्राइसिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इन लो डिमांड पीरियड। मीन्स आप अच्छे वर्किंग आवर्स में जाओगे, हैप्पी आवर्स में जाओगे,
कहने का मतलब है कि किसी भी ऐसे ओकेज़न में जाते हो तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस टाइप की पॉलिसी क्या हेल्प करती है सेल को इंक्रीज़ करने में। नेक्स्ट आपकी बेट प्राइसिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइसिंग है। इसमें क्या होता है कि लो प्राइस प्रोडक्ट इज़ एडवर्टाइज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। जैसे ही आपको ऐसा प्रोडक्ट दिखाया जिसके प्राइसेस क्या थे, बहुत कम किए, और आप उस बेस पर डिसीज़न लेने वाले हो कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूँगा। जैसे ही कस्टमर उस स्टोर में एंटर करता है तो शॉपकीपर उसे कन्विंस करता है कि हायर प्राइस के प्रोडक्ट भी ऑफ़र कर दे। मतलब लोअर प्रोडक्ट के कस्टमर को अट्रैक्ट करके उसे बढ़िया प्रोडक्ट के फीचर्स बताकर अपने दूसरे प्रोडक्ट भी सेल करना बेट प्राइसिंग में आता है। प्राइस बंडलिंग, व्हेन ए रिटेलर सेट द प्राइस ऑफ ए बंडल ऑफ डिफरेंट आइटम इट इज़ कॉल्ड बंडलिंग। मीन्स क्या है कि आपको कॉम्बो दे दिया जाए। जैसे आप ले सकते हो पॉन्ड्स की क्रीम, फेस वॉश, फेस पैक, जैसे पतंजलि भी कॉम्बो प्रोवाइड कर रहा है। तो बंडल बनाकर जब आप एक ऑफ़र दे देते हो उसका रैपर का, तो बंडलिंग प्राइस हो जाती है। दिस प्राइस इज़ अडॉप्टेड टू सेव एफर्ट एंड टाइम। जैसे टी एंड स्नैक्स के बंडल्स मिलते हैं आपको, कॉस्मेटिक्स के आपको बंडल्स मिलते हैं। प्राइवेट लेबल प्राइसिंग लास्ट वन है आपकी। रिटेलर बेसिकली बाय करता है प्राइवेट लेबल ब्रांड्स एट ए लोअर प्राइस एंड सम मार्जिन एंड सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जैसे आपने कोई प्राइवेट प्राइसिंग अपना लेबल लगा दिया, अपना नाम उस पर लगा दिया और उसका अलग चार्ज कर दिया और अपना मार्जिन उसमें ऐड कर दिया, तो ये प्रोडक्ट बेसिकली चीपर होते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट से। आपने कोई कॉपी कर लिया सेम प्रोडक्ट, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट, और उसमें अपना लोकल नेम लगा दिया, तो आप अपने लेबलिंग के और अपना मार्जिन उस प्राइस में क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। अभी आपका जो टॉपिक चल रहा था वो प्राइस डेवलपिंग स्ट्रैटेजी का चल रहा था, जिसका लास्ट एंड 5th स्टेप है आपका प्राइस एडजस्टमेंट। प्राइस एडजस्टमेंट क्या है? बेसिकली रिटेलर प्राइस एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार। ये एडजस्टमेंट देखो कैसे प्लान की जाती है। 4 एडजस्टमेंट की जाती हैं बेसिकली। मार्कडाउन, एडिशनल मार्कअप, एम्प्लॉय डिस्काउंट, कूपन्स एंड रिबेट। मीन्स क्या है कि अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्राइस में एडजस्टमेंट करें, जैसे आप डिस्काउंट वगैरह देते हो, कूपन्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप प्राइस चेंज करते हो। तो ये क्या 4 सिचुएशन बनती हैं जिसमें आपके प्राइस क्या होते चले जाते हैं, कम और ज़्यादा हो जाते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है आपकी, मार्कडाउन। दिस इज़ यूज टू कम्पीट विद द कॉम्पिटिटर। Retailer reduce the price to meet the challenge of low price given by the retailer. This is used to clear stock, worn out merchandise and attract customer. Markdown का मतलब है कि आपने रेट कम कर दिया। रीज़न क्या था? स्टॉक क्लियर करना था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, स्टॉक आउट ऑफ रिक्वायरमेंट हो रहा था, या कस्टमर को अट्रैक्ट करना था। मीन्स मार्कडाउन का मतलब क्या है कि जब आप प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। दूसरी सिचुएशन है एडिशनल मार्कअप। इसमें रिटेलर बेसिकली ऐड करना मतलब इंक्रीज़ करना, प्राइस इंक्रीज़ कर देता है ड्यू टू कॉस्ट एंड डिमांड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाते हैं। और दिस हेल्प टू इंक्रीज़ द प्रॉफिट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड राइज इन डिमांड। जैसे ही एकदम से डिमांड इतनी हो गई और आपने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए, प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। ये बोलता है एडिशनल मार्कअप। एम्प्लॉय डिस्काउंट, इस सिचुएशन में भी एक रिटेलर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर सकता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। दीज आर अडेप्टेड टू इम्प्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय सो दैट दे कुड कन्वींस कंज्यूमर प्रॉपरली एंड वर्क हैप्पीली फॉर द रिटेलर। ये डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को ही मोटिवेट करना है, उनका मोरल इंक्रीज़ करना है। जैसे आप कूपन्स दे देते हो उनको, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका रीबेट्स। रीबेट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस गिवन टू द बायर। खरीदने वाले को छूट दी जाती है परचेज प्राइस में से ही। इट मे बी अलाउड ऑन डैमेज्ड और ऑब्सोलेट गुड्स। कब दिया जाता है रिबेट? जब आपको लग रहा है कि गुड्स ख़राब होने वाली है और अब आउट ऑफ डेटेड होने वाली है। और क्लियरिंग स्टॉक, मतलब ये सारी जो सिचुएशंस बन रही हैं जब आपको स्टॉक क्लियर करना है या आउट ऑफ डेटेड प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप प्राइस एडजस्टमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हो। प्राइस एडजस्टमेंट में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मार्कडाउन करना,
एडिशनल मार्कअप करना, एम्प्लॉयर डिस्काउंट देना या रिबेट्स देना। नेक्स्ट टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करूँगी बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के क्या मेथड्स हैं।